हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जेएच एग्जाम्पलेक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सभी क्वेश्चंस जो वो हम लोग स्टैटिस्टिक्स से करने वाले हैं, सेमेस्टर 3 के लिए है। और हम लोग मेजर 5 पर बात करेंगे। मेजर 5 में आप लोगों को सांख्यिकी पढ़ना है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका हम लोग कंप्लीट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। ये डे 1 है जहां पर हम लोग कवर करने वाले हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे ये जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है वो हम आपको करवाएंगे। इकोनॉमिक्स में जो भी अभी तक वीडियो अपडेट मिला है वो तो मेजर माइनर के लिए सेमेस्टर 1 के लिए गया है। अब चूंकि ये सेमेस्टर 3 के लिए भी वीडियो अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर से जरूर साझा करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट वीडियो लेक्चर के थ्रू मिल जाता है वो सारी चीजें आप स्टडी मटेरियल कह लीजिए या फिर पीडीएफ स्टडी के जो मटेरियल होते हैं वो सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर लेते हैं। तो दोनों को जाकर के जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को भी और व्हाट्सएप चैनल को भी। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए टॉपिक हमने जो है वो क्या लिया हुआ है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आने की केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। अब ये केंद्रीय प्रवृत्ति होता क्या है इसको हम लोग पहले समझ लेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी आधार पर आप पूरे के पूरे स्टैटिस्टिक्स को कवर करते हैं, ये बात तो मान लीजिए। तो यहाँ से सारे सवाल जो हैं आपके तो बनते ही हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ होता क्या है। फिर हम लोग इसमें मेजरमेंट्स करने के लिए अलग अलग चीजों को शामिल करेंगे, जैसे कि मीन या फिर माध्य कह लीजिए, मीडियन जिसको हम मध्यका कहते हैं, और मोड यानी कि बहुलक। इन सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात रहा कि केंद्रीय प्रवृत्ति आखिर होता क्या है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है भाई, मान करके चलिए कि हमारे पास कुछ आंकड़े हैं और उन आंकड़ों को अगर हम किसी एक सिंगल नंबर में डिफाइन करना चाहते हैं, है ना, तब हम उस संख्या को केवल लेंगे जिसके आसपास में बहुत सारी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर केवल एक नंबर को बता करके या फिर एक संख्या को बता करके हम पूरे समूह का ही क्या करवा रहे हैं, प्रतिनिधित्व करवा रहे हैं या फिर उनकी जानकारी हम ले रहे हैं। सो मेजर करना है या फिर मापना है किसको, सेंट्रल टेंडेंसी को। यानी कि यहाँ पर आप देख लीजिए ये सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। कह रहे हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति या फिर सेंट्रल टेंडेंसी एक सांख्यिकीय माप के रूप में देखा जाता है। तो कह रहे हैं कि सांख्यिकीय माप है ये। और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक ना संपूर्ण वितरण के एकल मान यानी कि सिंगल वैल्यू को प्रतिनिधित्व करता है। एक केवल नंबर से हम यहाँ पर पूरे समूह को पता लगा सकते हैं, ठीक। इसका उद्देश्य होता क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है वितरण में संपूर्ण आंकड़े का सटीक विवरण प्रदान करना। जैसे कि यहाँ पर हम कह लेते हैं कि 5 लोगों की आमदनी या फिर आय हमें मालूम है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 5,000 रुपए कमा रहा है। छोटा एग्जांपल लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा, है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए हम कह दिए क्या, कोई व्यक्ति यहाँ पर मान लो कि 10 रुपए खर्च करता है, कोई 20 रुपए खर्च करता है, कोई 30 रुपए खर्च करता है और कोई 40 रुपए खर्च करता है ना। इसी ढंग से आप ये भी कह सकते हो कि कोई व्यक्ति मान लीजिए 50 रुपए खर्च करता है। 5 व्यक्ति हैं और पांचों ने अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से अपनी जरूरतों के हिसाब से यहाँ पर खर्चे किए हैं। किसी ने 10 तो किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 40, किसी ने 50 रुपए। अब हम अगर आपको कहें कि औसतन इन लोगों ने कितना खर्च किया है, यानी कि कम से कम एक व्यक्ति ने कितना खर्च किया है, तो यहाँ पर हम अलग अलग संख्या को नहीं बताएंगे, बल्कि हम इनमें से यानी कि इन संख्याओं में से किसी एक संख्या के बारे में हम कहेंगे, जिससे कि ये सारी संख्याओं के बारे में बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति का। कैसे, सो देख लीजिए। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जितने भी आइटम्स या फिर पद दिए होते हैं उनको हम जोड़ेंगे, जैसे कि 10, इसी प्रकार से 20, फिर कितना है 30, और फिर 40 और 50। ये तो बहुत आसान बात है ना। सारी संख्याओं को जोड़िए और क्या करना है, क्योंकि 10,
पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 30, तीसरी संख्या 40, चौथी संख्या 50, पांचवी संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। तो अगर सभी को जोड़ें तो ऐसे जोड़ने के तरीके आसान होते हैं। देखिए, फर्स्ट इंटू लास्ट कर देते हैं जोड़ने के हिसाब से। तो यहाँ पर हो गया 60, ये भी हो गया 60, 120 और ये 30, कितना हो गया 150। तो यहाँ पर हमारा जोड़ करके हो चुका है 150। 150 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आने वाला है, संख्या 30। तो यही जो हमारा 30 है, ये क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी है ये, जिसे हम कह सकते हैं समांतर माध्य या फिर माध्य। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। तो इस पर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। ये तो पहला एक एग्जाम्पल के तौर पर था। इसके अलावे भी हम लोग देखेंगे कि मीडियन या फिर माध्यिका क्या होती है ना, जिसको माध्यिका या फिर माध्यिका भी बोला जाता है। और उसके बाद हम लोग बहुलक देखेंगे, यानी कि मोड को देखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब पता चल गया कि इतनी जब संख्याएं दी हुई है तो हम सभी संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, एक एक करके बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबको हमने पहले जोड़ा, फिर जितने पद हैं या फिर जितने आइटम्स हैं उसे डिवाइड कर दिया, तो हमें केवल एक संख्या मिल गया। तो यही यहाँ पर कह रहे थे कि केंद्रीय प्रवृत्ति को सांख्यिकीय माप के रूप में कहा जाता है या फिर जाना जाता है, जो संपूर्ण विवरण या फिर संपूर्ण वितरण के एकल मान या फिर सिंगल वैल्यू का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उद्देश्य होता है कि वितरण या फिर जो भी संख्याएं दी हुई है उनमें से संपूर्ण आंकड़े का सटीक आपको जानकारी दे देता है। क्लियर हो गया? तो चलिए, यहां से ये चीजें तो हम लोग सीख गए थोड़ी सी। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्या है, दूसरे शब्दों में हमने डेफिनेशन लिया है ना। यहाँ पर देखिए किस तरीके से फिर से हम डिफाइन कर रहे हैं इस चीज को, कि एक ऐसा अंक है जो किसी श्रेणी के लगभग मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित होता है? मध्य में स्थित होता है, यानी कि बीचों बीच में स्थित होता है। अभी जब आपने संख्या देखा था कौन कौन सा, 10, इसी प्रकार से 20, फिर कितना 30, 40 और 50। तो यहाँ पर क्या नजर आया होगा आपको कि हमने जो है वो ना आंसर कितना बताया था, यानी कि यहाँ पर माध्य बताया था 30। तो इधर देखिए, इधर इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में दो संख्याएं हैं, इधर देखेंगे राइट साइड में इसके दो संख्याएं हैं। तो यहाँ पर इस रूप में भी आप डिफाइन इसको कर सकते हो कि क्या कह रहा है कि एक संख्या ऐसा है जो किसी श्रेणी के लगभग कहां पर स्थित होता है, मध्य में, लगभग बीचों बीच में स्थित होता है, और उसके महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है। उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। ये आप मध्य के रूप में, सॉरी मध्य नहीं, माध्य के रूप में या फिर औसत के रूप में भी जान सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर ध्यान से, क्रॉक्सटन और काउडेन क्या कहते हैं इस बात को। क्रॉक्सटन और काउडेन कहते हैं कि मध्य नहीं, माध्य होगा, माध्य आंकड़ों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। मतलब कि किसी एक नंबर को हम देख करके पूरे समूह या फिर पूरे आंकड़े की जानकारी ले लेते हैं। तो ये होता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। समंकमाला के विस्तार के अंतर्गत, यानी कि जितने भी आंकड़े दिए रहते हैं उसके विस्तार के अंतर्गत स्थित होने के कारण मध्य को, मध्य नहीं माध्य, माध्य को केंद्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता है। समझ आ गया? तो यहाँ पर देखा आपने कि जो सेंट्रल टेंडेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं वो वैल्यू क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू होता है जो कि सबके बारे में चीजें एक्सप्रेस कर देता है। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी ना मिसलीड भी करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 व्यक्तियों के हमने खर्चे को ले लिया था कि कोई व्यक्ति 10 रुपए खर्च कर रहा है, कोई 20, कोई 30, कोई 40, कोई 50। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जो पैसा खर्च हो रहा है 30 रुपया, ये औसतन बता रहा है कि ये इंसान भी 30 रुपया खर्च कर रहा है, ये भी 30 रुपया, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? नहीं है ना। लेकिन हम केवल सबके ना 5 लोगों में से हम जानना चाह रहे थे कि औसतन वो परिवार या फिर वो समूह कितना पैसा खर्च करता है। तो औसतन हमें पता चल चुका है कि 30 खर्च कर रहा है, यहाँ पर 30 रुपए खर्च कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी को हम औसत के रूप में या फिर माध्य के रूप में भी परिभाषित
करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से माप शामिल होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए ध्यान से तीनों को हमने लिख दिया है। सबसे पहली चीज कौन सा है? सबसे पहली चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, टॉपिक आपको कैसे मेंशन करना है, केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप यानी कि वेरियस, ये मेजर्स नहीं होगा, MEASURES मेजर्स और सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, यहाँ पर देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में प्रमुख जो माध्य है, मेन जो मीन है या फिर एवरेज है, वो कौन कौन सा है? सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो अंक गणितीय माध्य के रूप में यानी कि मैथमेटिकल एवरेज के तौर पर हम लोग किन किन चीजों को जानते हैं? तो तीन चीजें लिखा गया है। सबसे पहले है समांतर माध्य जिसको हम अर्थमेटिक मीन या फिर अर्थमेटिक एवरेज कहते हैं। दूसरा है गुणोत्तर माध्य जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। फिर है हरात्मक माध्य यानी कि हार्मोनिक मीन, इसकी भी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? तो समांतर माध्य को या फिर अर्थमेटिक मीन को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अब एक दूसरे तरीके से, पहला तो अंक गणितीय माध्य आपने देख लिया किन किन रूपों में हो सकता है। अब दूसरा क्या है? पोजिशनल एवरेज या फिर स्थिति संबंधी माध्य, स्थितियों को बताएगा कि वो जो आंसर आपका है वो किस जगह पर बैठा हुआ है, किस स्थिति में है, इन चीजों पर बात करता है। तो इसको हम लोग कहेंगे पोजिशनल एवरेज। जनरली यहाँ पर हम लोग बात करते हैं माध्य का और बहुलक की। तो आपने पहला क्या देखा? समांतर माध्य यानी कि माध्य भी कह सकते हैं, दूसरा माध्य का और तीसरा बहुलक। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर मीडियन और मोड से जो है ना ज्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेन हमारा जो है ना फोकस कहाँ होना चाहिए? तो मध्यका के ऊपर में। एग्जामिनेशन के लिए आपको हम बता दे रहे हैं, ये जो टॉपिक है ना आपका मीडियन का या फिर मोड का, ये दोनों टॉपिक इंपोर्टेंट ज्यादा है और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक, मीन से क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है, लेकिन चलिए इस पर हम लोग यहाँ पर बात जरूर करना चाहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इस पर अगर पकड़ नहीं होता है तो फिर आप बाकी को अच्छे से कवर नहीं कर पाते हो। तो समांतर माध्य या फिर अर्थमेटिक मीन में हम लोग क्या चर्चा करेंगे? ध्यान से देखिए कैसे डिफाइन किया हुआ है। कह रहे हैं कि समांतर माध्य अथवा अंक गणितीय माध्य अथवा माध्य यानी कि तीनों रूपों में इसको हम लोग जान सकते हैं। समांतर माध्य का दूसरा नाम अंक गणितीय माध्य भी है या फिर माध्य भी है या फिर औसत भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि माध्य वह भागफल है जो किसी समंक श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग के उनकी संख्या के भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने 5 जो है ना वैल्यू अलग अलग लिया हुआ था, 10, 20, 30, 40, 50 करके, है ना, यानी कि 5 मदों को हमने यहाँ पर ले लिया इस तरीके से। देखिए, है ना, पद इसको बोलेंगे या फिर आइटम कहेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? पदों के मूल्यों का योग तैयार करेंगे। क्या बोल रहे हैं? पदों के मूल्यों का योग तैयार करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इन सबको पहले क्या कर रहे थे? हम लोग जोड़ रहे थे। उसके बाद क्या बोल रहा है? पदों की संख्या कितनी है इससे आपको क्या देना है? भाग देना है ना, डिवाइड करना है। तो पदों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? 5 से भाग दे रहे हैं। तो यही हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज या फिर माध्य, औसत, जो भी आप कह लीजिए। इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? एक्स बार से। तो अर्थमेटिक मीन को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसे हम लोग इंडिकेट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि सबको जब हमने जोड़ा तो 150 प्राप्त हुआ है, 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 30 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई आसान वाली बात। अब देखिए इसमें कौन कौन से मेथड हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको पकड़ बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन कौन से मेथड होते हैं मीन के अंतर्गत। तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 3 विधियां देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आप ध्यान देंगे तो तीनों विधियां कौन कौन सी है? पहला है प्रत्यक्ष विधि जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, दूसरा है लघु विधि जिसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं, तीसरा है पद विचलन विधि जिसे हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। तो इन तीनों मेथड्स के हिसाब से ही हम लोग आगे भी चलने वाले। ठीक, अब यहाँ पर देखिए
प्रत्यक्ष विधि या फिर डायरेक्ट मेथड के अंदर ना आपको किस तरीके से फॉर्मूले वगैरह इस्तेमाल करने हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है भाई। तो ये बहुत ही सिंपल साधारण सा फॉर्मूला है। सबसे पहली बात कि हम कैलकुलेट क्या करने की बात कर रहे हैं, माध्य, जिसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, एक्स बार से। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ध्यान देना है, जितने भी पद होते हैं ना उसको हम एक्स मान रहे हैं, यानी कि तो पहला इसी प्रकार से मान लीजिए कि दूसरा पद है उसको भी जोड़ दीजिए, तीसरा पद है उसको भी जोड़ दीजिए, और आप इसी तरीके से बहुत सारे जितने भी आइटम्स या पद दिए रहेंगे सबको आप जोड़ दीजिएगा। फिर क्या करना है, जितने पद होते हैं ना उनसे डिवाइड कर देना है, इसको हम बोलते हैं एन, कैपिटल एन कह लीजिए। अब अगर इसी चीज को आप शॉर्ट में लिखना चाहो या फिर दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करना चाहो तो कैसे लिखोगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स बार हम लिखेंगे, और यहाँ पर चूंकि एक्स को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, सम किया जा रहा है ना, तो हम यहाँ पर सिग्मा लगाएंगे। सिग्मा क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सिग्मा एक्स, यानी कि जितना भी एक्स था वो जोड़ दिया हमने, और डिवाइड तो एन से कर देना है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा माध्य कैलकुलेट करने के लिए। उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग पहले से भी जानते होंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम एक छोटा सा जो है ना एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसी पेज में ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे मान करके चलिए कि हम पहला पद लिए हुए हैं 100, ये हमारा एक्स है, ठीक है ना। एक्स हम ले रहे हैं 100, फिर इसी तरीके से 200, 300, ठीक है, इसी तरीके से आगे 400 और कितना 500। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसका औसत या फिर माध्य क्या होगा। अब कहोगे सर बहुत आसान है, अभी तो आपने बताया है कि जितने भी पद दिए रहते हैं सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो सबको हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इधर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर देखिए सिग्मा एक्स लिख रहे हैं, यानी कि सबको जोड़ रहे हैं हम। तो यहाँ पर जोड़ करके हमने कितना प्राप्त कर लिया है, ध्यान देंगे, ये कितना हो जाता है, जोड़िए 100 और यहाँ पर 500, 600 हो गया, यहाँ पर भी 600 हो गया, 1200 और 3 1500 हो गया, है ना। तो 1500 टोटल हमारा जोड़ करके ये आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जितने भी पद था, है ना, मतलब कि सिग्मा एक्स तो हमने निकाल लिया, तो अब जो है हमें साइड में यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। साइड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक काम करते हैं, स्पेस बना लेते हैं ऐसे करके, नहीं तो नीचे कर लेते हैं ना और आसान होगा। यहाँ पर हम कर लेते हैं सिग्मा एक्स, क्या हो जाएगा भाई, तो फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, यानी कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एक्स हमारा कितना है, तो सिग्मा एक्स हो गया है 1500, इसको कितने से भाग देंगे हम, 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा। समझ आ गया होगा, ये बहुत आसान है, बच्चों वाला हो गया। थोड़ा सा अब यहाँ पर आते हैं हम लोग दूसरे मेथड पर जाएंगे, बट उससे पहले इसका जो है वो एक बार देख लीजिए, डायरेक्ट मेथड से आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये क्वेश्चन, है ना। कैसे कैलकुलेट होगा, तो हमने आपको फॉर्मूला चूंकि बता दिया है, सिग्मा एक्स यहाँ पर लिखिए डिवाइडेड बाई एन करिए, बस इतनी सी बात आपको करनी है। तो आप एक बार जोड़ लो इसको, 132 प्लस में क्या करना है 140, प्लस में कितना 144, प्लस में कितना 136 और प्लस में कितना 148। अब यहाँ पर आप लोग बताइए कि हम कितने से भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो फिर से हम यहाँ पर कितने से भाग कर रहे हैं, 5 से। तो सबको जोड़ना होगा ना, सबको जोड़िए और फिर भाग दीजिए कितने से, 5 से। आंसर आप लोगों को यहाँ पर जो है बताना है कितना होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आसान वाली चीज है। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर देखिए इसी बात को अगर हम शॉर्टकट मेथड से हल करें, तो इसी क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट मेथड हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम पूरा ही कैलकुलेट करेंगे इस चीज को, तो आपको अनुमान चल जाएगा इसका आंसर कितना होगा, तो कमेंट आप कर दीजिए, ठीक है। चलो अब देखो लघु विधि या फिर शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। जितना भी ये वैल्यू दिया हुआ है ना सबको तो हम एक्स बोल रहे हैं, तो हमने ऐसे लिख देना है 132 कितना है 140, इसी तरीके से 144, फिर कितना है यहाँ पर 144 के बाद कितना है 136 और 136 के बाद है 148, ठीक है।
हमने सारा वैल्यू लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यहां से देखिए अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते तो सबको जोड़ लेते, लेकिन हमें डायरेक्ट मेथड से नहीं करना, हमें शॉर्टकट मेथड से करना है। तो इसके लिए हमें इन संख्याओं में से किसी एक संख्या को क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा, मान लेना होगा कि यही हमारा आंसर होने वाला है। ऐसी बात है, ठीक है। इनमें से आप किसी भी संख्या को मान सकते हो, या फिर आपके मन में जो भी संख्या आ रहा है उसे आप ए मान सकते हो, यानी कि यहाँ पर एज्यूम मीन उसको बोलेंगे। ए का मतलब क्या होगा, एज्यूम्ड मीन, यानी कि माना हुआ माध्य। एज्यूम्ड मीन इसको बोलते हैं, ठीक है, माना गया माध्य। तो इनमें से किसी एक को हम एज्यूम कर लेते हैं कि भैया यही हमारा क्या होने वाला है, एज्यूम्ड मीन होने वाला है। नहीं तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं dx, यानी कि यहाँ पर देखिएगा डेविएशन निकाल रहे हैं किससे, हम x से निकाल रहे हैं। तो कैसे ये कैलकुलेट होगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए dx का फॉर्मूला। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल X माइनस में क्या, कैपिटल A। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x तो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, a हमें कुछ लेना है, तो यहाँ पर हम ऊपर में लिख देते हैं। अगर आपका स्पेस बचे तो जस्ट इसके ऊपर लेना है, ठीक। चलिए तो हम a का मतलब यहाँ पर ले लेते हैं, मान करके चलिए 150, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब a के जगह पर कितना रखे हुए हैं, 150। अब x का मतलब क्या कितना है, यहाँ पर 132 है, यहाँ पर रख दीजिए 132 माइनस कितना, 150। अब यहाँ पर जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, कितना आएगा, 130 लिख दिया ना, 132 यहाँ पर लिखना होगा। तो 132 में से क्या करना है, देखिए माइनस में कितना, 150, ऐसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर तो हमारा कितना हो जा रहा है, ये 18 है ना। इस तरीके से हो गया। ये माइनस में आता है या प्लस में आता है ये भी आपको बताना होगा। तो यहाँ पर चूंकि 132 में से 150 को घटाया जा रहा है तो माइनस में आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपको माइनस इस्तेमाल करना ही होगा। थोड़ा सा स्पेस लेकर के करते हैं चीजें, ज्यादा अच्छा होगा। देखिए ठीक, तो ये बच्चों की तरह नहीं करना है, सीधा लिख देना है, कितना होगा, माइनस में 18 होगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इस चीज को, माइनस में कितना, 18। समझ आ गया होगा। अब देखिए 140 में से 150 को घटाएंगे, तो 140 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा 10। 144 में से 150 की बात करें तो माइनस में 6 बचने वाला है। इसी तरीके से 136 में से 150 की बात कर लेंगे तो 14 है ना, माइनस में 14 आ जाएगा। 148 में से 150 को ले लेंगे हम, माइनस करें तो यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस में 2। तो सब कुछ माइनस में ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा यहाँ पर लोगे उसी हिसाब से आएगा। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें करना है कि ये जो हमारा dx है ना, इसको जोड़ना है, ना कि इसको। हमने इसीलिए तो किया कि जो संख्याएं इतनी बड़ी बड़ी दिख रही थी, डिजिट में बहुत बड़ी संख्या है ये, यानी कि 3-3 डिजिट में सब था। अब देखिए 2 डिजिट में और सिंगल डिजिट में आ चुका है ये, तो ये कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है ना, इस वजह से यहाँ पर देखिए, तो इसी को बोला गया है क्या, शॉर्टकट मेथड। अब यहाँ पर हम क्या जोड़ रहे हैं, dx को, इसलिए लिखेंगे सिग्मा dx। कितना आ रहा है देख लीजिए, 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, इकाई स्थान पर यानी कि 0 हो जाएगा। 2 बचा, 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 2 है ना, शेष जो बचा हुआ था, तो 5 हो गया यहाँ पे, ठीक। मतलब कि यहाँ पर एक बार फिर से देख लें, 8 और 6 14 और 4 18, 18 और 2 20, ये 0, यहाँ पर हो गया 3 और 2 5, ठीक है ना। लेकिन ये किस में आया है, माइनस में आया है, तो माइनस में ही रखोगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा शॉर्टकट मेथड में। हम लिखेंगे ये प्लस सिग्मा क्या, dx डिवाइडेड बाई कैपिटल N। अब a का अर्थ कितना था, a का मतलब था 150, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 150। यहाँ पर प्लस तो जरूर होगा, बट जो सिग्मा dx आया है वो माइनस में है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि माइनस में यहाँ पर रखिए तो 150, सॉरी 50 आया था केवल ना, तो यहाँ पर माइनस में रखेंगे कितना, 50। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड कितने से करेंगे भाई, डिवाइड हम करेंगे 1 2 3 4 5, कितने से बात करेंगे, 5 से बात करेंगे। तो ये भी बहुत आसान हो गया। अब देखिए
यहाँ पर 150 है, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, क्या रहेगा सिर्फ माइनस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 5। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, 150 माइनस में क्या, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 ना, इसमें से 10 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ चुका है 140। तो यहाँ पर ये जो है हमने कैलकुलेट कर दिया, किस तरीके से आपने देख लिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है या फिर डाउट आ रहा है किसी भी चीज में, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को एक जो है वो ऑप्शन मिल जाता है चीजें पूछने के लिए, तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर मेथड समझ में आ गया है, फॉर्मूला एक बार फिर से इसको देख लीजिए, ये प्लस क्या लिखा हुआ है सिग्मा dx बाई एन, है ना। मतलब कि यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान केवल किया गया है, प्रोसेस तो लॉन्ग आपको लग रहा है ना। डायरेक्ट में तो सीधा जोड़ना होता है, भाग दे देना होता है। सोचिए इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को कितना छोटा छोटा किया गया, तो काम आसान हो जाता है। इसी वजह से इसका नाम है शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड। अब यहाँ पर आते हैं, क्या यह स्टेप डेविएशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो यहाँ पर हम इसके लिए ले लेते हैं कोई सा भी कॉमन वाला, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हम मान करके चलेंगे कि कोई ना कोई जो है कॉमन निकलेगा सभी संख्याओं से। तो ऐसा हम कुछ कर लेते हैं जिसमें कि मुझे ये बात याद रहे कि सबके लिए कॉमन पॉइंट निकालने हैं। तो 100, 110, 120 करके ऐसा कुछ ले लेंगे। यहाँ पर देखिए इसको हटाना होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर 110, 120, 130, 140, 150 ऐसा करके लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उसी संख्या को हम ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे हम लिख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम कह दे रहे हैं 100, ठीक है। फिर हम कह दे रहे हैं 110, फिर 120, फिर 130, 140। कितनी संख्या हो गया 1 2 3 4 5, मान लीजिए यही है, और भी ले सकते हैं। अब पद विचलन विधि है, स्टेप डेविएशन मेथड है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक स्टेप और भी आगे बढ़ना होगा। अभी आपने देखा x से हम लोग dx निकाल रहे थे, अब dx का भी क्या करना होगा, फिर से आगे एक स्टेप बढ़ना होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे बढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दिया है सबको हम x मान लेते हैं। ये पहली संख्या कितना है 100, दूसरी संख्या कितनी है 110, तीसरा कितना है 120, यहाँ पर चौथी संख्या कितना है 130, फिर कितना है 140 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमें क्या निकालना है dx, और dx का फॉर्मूला तो पता चल गया है ना शॉर्टकट मेथड में कि x माइनस ए लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी हमें एक कोई भी संख्या एज्यूम करना होगा कि भाई यही हमारा माध्य होने वाला है। जनरली अगर पॉसिबल हो, सामान्य रूप से अगर संभव हो, तो दिए हुए संख्याओं में से बीच वाली संख्या को आप एज्यूम मीन कह दीजिए। तो यहाँ पर बीच में हमें एक संख्या दिखाई दे रहा है जो कि है a। यहाँ पर देखिए 120, उसी को हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन। तो अब यहाँ पर हम ऊपर में भी लिख देते हैं जिससे कि याद रहे ये बात कि a का मतलब है 120। अब x हमें पहले मालूम है कितना है 100 है ना, तो 100 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 20 बचेगा। 110 में से घटाइए 120, माइनस में 10। 120 में से 120 क्या हो जाएगा शून्य। 130 में से 120 घटाइए तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा कितना, प्लस में आ जाएगा 10। 140 में से 120 घटाइए तो यहाँ पर बचेगा प्लस में 20। यानी कि माइनस प्लस को आपको ध्यान तो रखना ही है। अब इसको नहीं जोड़ना है, हम लोग शॉर्टकट मेथड में dx को जोड़ देते थे। अब स्टेप डेविएशन में इसको जोड़ा नहीं जाएगा बल्कि एक और स्टेप बढ़ लिया जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेप डेविएशन SD, मतलब ds लिखा गया है तो हम कैसे पढ़ रहे हैं स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन में क्या करना होता है ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज जो आपने dx कैलकुलेट किया हुआ है x माइनस ए करके, वही फॉर्मूला आप यहाँ पर रख दो, वही वैल्यू आप यहाँ पर रख दो। dx को किससे भाग करेंगे, एक कॉमन पॉइंट से डिवाइड करेंगे। इन सब में देखिए कॉमन पॉइंट आ रहा है 10, ठीक है। 10 यानी कि सारी संख्याएं कट जाएंगी सीधे सीधे तौर पर, तो हम यहाँ पर उसको बोलेंगे कॉमन, है ना, कॉमन फैक्टर। इसको हम c लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 20 को c जो वैल्यू है माने हुए हम वो ऊपर में लिख देते हैं, c का मतलब कितना है 10, और dx तो आपको मालूम है पहले कितना है माइनस में 20।
तो -20 को भाग करिएगा 10 से, तो ये आपका केवल यहाँ पर कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। यानी कि देखिए जो संख्या 20 में एक बड़ा डिजिट दिख रहा था, अब देखिए 2 हमें केवल दिख रहा है, यानी कि छोटी संख्या बन गया। पहले आप ध्यान देंगे तो ये 3-3 डिजिट का संख्या था, अब ये 2 डिजिट में कन्वर्ट हो गया था, और यहाँ पर देखिए सिंगल डिजिट आ गया। काम आसान होते जा रहा है ना, यही है स्टैटिस्टिक्स की खूबसूरती। ठीक है, अब यहाँ पर -2 आ गया, -10 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो -1 हासिल होगा। शून्य को यहाँ पर 10 से भाग किया जा रहा है, शून्य ही रहेगा। 10 को 10 से भाग करिए, प्लस में आपका 1 रहेगा। प्लस में यहाँ पर जो 20 है ना, इसको कितने से डिवाइड करोगे, इसको भी हम 10 से ही भाग करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी हमारा प्लस में 2 आ जाएगा। अब जो है शॉर्टकट मेथड में इसको जोड़ रहे थे, डायरेक्ट मेथड में इसको जोड़ रहे थे, स्टेप डेविएशन में हम लोग इसको जोड़ने वाले हैं। समझ आ गया? तो यहाँ पर जोड़ने से क्या हमें हासिल होता है, देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा ds, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जितना हमारा वैल्यू पॉजिटिव में दिख रहा है उतना ही वैल्यू नेगेटिव में दिख रहा है, तो कुछ भी हासिल हुआ, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा सिग्मा ds क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए काम कैसे करना आपको फॉर्मूले लगा कर। तो यहाँ पर हम चूंकि निकाल रहे हैं क्या, माध्य, यानी कि इसको बोलेंगे हम x बार। ये कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा स्टेप डेविएशन में, तो हम लिखेंगे a प्लस सिग्मा ds डिवाइडेड बाई n, और इनटू में आपको ध्यान रखना है कॉमन फैक्टर को शामिल कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां से ध्यान दीजिए, a का मतलब कितना है, a का मतलब है 120। ठीक है, तो 120 हमने रख दिया। उसके बाद सिग्मा ds का मतलब कितना है, 0 है ना, तो सिग्मा ds यहाँ पर रख देंगे 0। ठीक है, n का मतलब कितना है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही काउंट करके यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर था हमारा, वो आप देखेंगे ऊपर में लिखा हुआ है 10, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 120, और यहाँ पर देखिए मल्टीपल करने से कुछ लाभ तो होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऊपर में देख सकते हैं 0 है। अगर 10 और यहाँ पर 0 को गुना करेंगे तो हमें फिर 0 ही हासिल होगा, और फिर 5 से डिवाइड करने का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो इसका मतलब आप 0 कह दीजिए इसको। तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि भाई हमारा जो मीन है या फिर माध्य है वो हमारा कितना आ चुका है, तो 120 आ चुका है। तो आपने यहाँ पर तीनों मेथड को सीख लिया है माध्य को कैलकुलेट करने के लिए। डायरेक्ट मेथड में हम लोग केवल इसको जोड़ देते थे और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते थे। सिग्मा सॉरी यहाँ पर dx जब हम लोग जोड़ रहे थे तो इसका मतलब है स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट मेथड में कर रहे थे, यानी कि डायरेक्ट मेथड में इसको जोड़ना है, शॉर्टकट मेथड में इसको जोड़ना है, और स्टेप डेविएशन में हम इसको जोड़ते हैं। समझ आया? और फॉर्मूले में भी बदलाव आपने देखा प्रत्येक बार। तो ये चीजें बहुत आसान था, ये आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे थोड़ी बहुत। अब यहाँ पर आते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन आज का ये है वो है मध्य का या फिर मीडियन। इसको मीडियन बोलिए, मीडियन। ठीक है, मध्य का बोलते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि यदि आंकड़ों को उनके परिमाण के अनुसार आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में या फिर अवरोही यानी कि डिसेंडिंग क्रम में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाए तो उसे श्रेणी के मध्य पद, है ना, उस श्रेणी के मध्य पद का मूल्य मध्य का कहते हैं। उसे श्रेणी के मध्य पद का क्या कहते हैं, मध्य का कहते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज जो भी आंकड़ा दिया रहेगा 10 20 30 40 50 जो भी है, उसको आप क्या करेंगे, सजाएंगे। अगर सजाया हुआ नहीं है तब, सजाया हुआ अगर पहले से ही है तो फिर जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम संख्या ले रहे हैं 10 20 30 40 और 50, मध्यका के अनुसार बताइए। अगर हम ये लाइन अभी पढ़ रहे थे कि अभी आंकड़ों को उनके परिमाण यानी कि उनका वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना, कोई छोटा वैल्यू कोई बड़ा, तो उनके परिमाण के अनुसार आरोही यानी कि असेंडिंग में या तो अवरोही यानी कि डिसेंडिंग में, किसी भी फॉर्मेट में हम सजा सकते हैं।
असेंडिंग में भी सजा सकते हैं और डिसेंडिंग में भी सजा सकते हैं। तो डिसेंडिंग या असेंडिंग में सजाने के बाद उसे श्रेणी के मध्य जो पद होगा, यानी कि जो बीच में वैल्यू होगा ना, वही हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर मध्यका बनेगा या फिर मीडियन बनेगा। और मध्यका को ही हम लोग बोल रहे थे पोजिशनल एवरेज। क्या बोल रहे थे? पोजिशनल एवरेज कह रहे थे। तो यहाँ पर चूंकि संख्या 10, 20, 30, 40, 50 यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है, दैट मीन्स कि इसे हम कहेंगे आरोही क्रम में सजाना या फिर असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? अब यहाँ पर चूंकि हमने कह दिया कि सजाया हुआ पहले से है, तो इसे फिर अलग तरीके से सजाने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। हम अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनमें से अब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं कि भाई हम पहले साइज पता करेंगे, जैसे कि साइज ऑफ, है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे n+1/2th आइटम। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये फॉर्मूले में क्या कह रहा है, n+1/2th आइटम, मतलब n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स। कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस में कितना, 1/2th आइटम। ठीक है, ये चीज हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हो गया इसका मतलब 6/2। 6/2 का मतलब थर्ड आइटम। तो यहाँ जो संख्या दिया हुआ ना, उनमें से थर्ड आइटम कौन सा है, ये चूंकि कौन सा है, फर्स्ट आइटम। ये क्या है, सेकेंड आइटम। ये थर्ड आइटम। तो यही हमारा हो गया क्या, मध्य का। क्लियर हुआ? इसमें से जो है ना, सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अभी जो है वो लेफ्ट साइड से काउंट किया, तब भी ये तीसरे नंबर पर आया। अगर हम राइट साइड से काउंट करते हैं कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तब भी क्या आ रहा है, 30 ही आ रहा है। मतलब इसी वजह से इसको पोजिशनल एवरेज कहा गया है, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन बताया गया है। तो आप राइट से जो इसको कैलकुलेट करें या फिर लेफ्ट से करें, वो अपना पोजीशन तो नहीं बदलने वाला। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों जो है मध्यका को पोजिशनल एवरेज कहते हैं। ठीक है, आगे और भी चर्चा होगी इसके ऊपर में, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर देखिए सर, आ गया ना, ठीक है, आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है सर, थोड़ा सा ये हट रहा है सर। सिलेक्शन पे अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोलिक का, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, प्रोफेसर कॉर्नर क्या कहते हैं, मध्यका के बारे में क्या इन्होंने लिखा है कि मध्यका समंक श्रेणी का वह पद मूल्य है, वह पद मूल्य है या फिर वह आइटम्स है जो कि समूह को क्या करता है, दो बराबर भागों में इस प्रकार से बांटता है कि एक भाग में जो है ना सभी मूल्य मध्यका से अधिक होते हैं और दूसरे भाग में सभी मूल्य मध्यका से कम होते हैं। मतलब कि क्या हुआ, कॉर्नर कहते हैं कि एक ऐसा पद मूल्य का हम लोग बात करते हैं मीडियन के अंदर या फिर मध्यका में, जहां पर एक कोई संख्या ने क्या किया हुआ है, दो बराबर भागों में बांट दिया है। एक जो है उससे छोटे मूल्य हैं और दूसरे साइड में उससे बड़े बड़े मूल्य हैं। ठीक है, तो अधिक मूल्य और कम मूल्य दो तरीके से डिवाइड कर दिया है और बीच में कोई एक नंबर होगा, मतलब अपना ये पोजीशन बता दिया। जैसे कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ था, तो उसमें से आंसर कितना आ रहा था, 30। चाहे तो हम लेफ्ट से जो उसको काउंट करें या राइट से, लेकिन आंसर तो वही आ रहा था। तो ये कहना था कॉर्नर का। अब देखिए यहाँ पर मध्यका को कैलकुलेट करने के लिए या फिर मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, और चूंकि हम लोग यहाँ पर श्रेणी को भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मध्यका में हमने इसकी चर्चा इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाते हैं। वैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप जरूर से जरूर, मैंने कहा है, कमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी का, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज में होता क्या है, माध्यका ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस या फिर प्रक्रियाएं करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, वही जो आपको मैंने पहले भी कहा कि श्रेणी में जो भी संख्याएं दी हुई रहती है
उसको आप असेंडिंग में यानी कि आरोही क्रम में या फिर डिसेंडिंग यानी कि अवरोही क्रम में पहले क्या करेंगे, नंबर्स को सजाएंगे। ठीक है, या तो आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या फिर घटते हुए क्रम में, किसी भी क्रम में सजाएंगे आंसर आपका तो वही आएगा। दूसरा क्या काम करना है कि जितने भी पद दिए होते हैं सभी पदों को आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के बाद आप जो है वो सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। ये सूत्र कैसा होने वाला है, तो देखिए लिखा हुआ है एम, एम का मतलब मीडियन, मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एन प्लस वन बाई ट्वेल्थ आइटम। तो यही आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे मीडियन को जानने के लिए, लेकिन किस सीरीज में, तो यहां पर देख लीजिए इंडिविजुअल सीरीज में यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहां पर आते हैं, इसके क्वेश्चंस को लेते हैं। ये देखिए यहां पर आपको कैसे काम करना है। जितनी भी संख्याएं दिया हुआ है ना, 23, 13, 17, 19, 20, 21, 16, 18, 17, इस तरीके से, तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि एक संख्या ना कई बार आया हुआ है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि संख्या को चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हैं, तो पहले चेंजेस वाला ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं इसको हटा करके, क्योंकि 17 दोबारा से है तो यहीं तक रख देते हैं। ठीक है, तो एक संख्या यहाँ पर मुझे रिपीट दिखा, मैंने हटा दिया। अब देखिए कैलकुलेट कैसे होगा। मध्यका को कैलकुलेट करने का तरीका वही है, अगर सजाया हुआ नहीं है तो पहले सजाइए। तो हमने चेक यहाँ पर कर लेना है एक बार। 23 के बाद देखिए 13, 13 के बाद 17। मामला यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, ये गड़बड़ है, आपको इसीलिए सजाना होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे अरेंज, तो इसको एरी लिखा जाता है शॉर्ट में। अरेंज किसका किया जा रहा है, एक्स का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे अरेंज करेंगे। सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सा लग रहा है, 13 है ना, तो 13 को हमने पहले लिख दिया। उसके बाद कौन सा लग रहा, 16, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया दूसरे पोजीशन पर। 16 के बाद यहाँ पर देखिए 17 है, तीसरे पोजीशन पर आ गया। 18 आपका चौथे पोजीशन पर आ जाएगा। उसके बाद 19 भी है, 5वें नंबर पर आ जाएगा। 20 छठे नंबर पर आ जाएगा। 21 जो है आपका 7वें नंबर पर आ जाएगा, इस तरीके से। हाँ, और फिर यहाँ पर एक ही संख्या बचा है, वो है 23, यहाँ पर लिख दीजिए सबसे एंड में। ये हमने क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में सजा लिया है। अब दूसरा काम आता है क्या, आप यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करो, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइज ऑफ। ठीक है, साइज ऑफ हम लोग लगाएंगे यहाँ पर n प्लस वन बाय ट्वेल्थ आइटम। ठीक है, n प्लस वन बाय ट्वेल्थ आइटम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। मतलब सिर्फ आपको आइटम की जानकारी हो जाएगी, सिर्फ उस पद मूल्य का जानकारी हो जाएगा कि कौन सा वो पद है जो कि संख्या को या फिर पूरी श्रेणी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहां से देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा साइज ऑफ n प्लस वन। n का मतलब फिर से कह रहे हैं, चूंकि ये व्यक्तिगत श्रेणी है, हर एक संख्या अपने अपने खास है, अपने आप में कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ है। ये रिपीट था तो मैंने पहले ही हटा दिया, क्वेश्चन से बाहर कर दिया है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या रिपीट नहीं है, तो कैसे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कितना, पहले 8, और कितना जोड़ना है, केवल 1, और भाग देना है आपको 2 से। अब यहाँ पर आगे कैलकुलेट करेंगे जब इसको, तो आगे यहाँ पर देखिए 8 और 1 9, 9 को भाग दे रहे हैं 2 से, तो आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट में ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमें हासिल हो रहा है 4.5, है ना, 4.5 आइटम आप कह लीजिए। अब ये जो है वो पॉइंट में आ चुका, तो इसका फॉर्मूला भी अलग होता है, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे, और ऐसा कब होगा ये भी बताएंगे आपको। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, एक्सपेक्टेशंस रहती है बहुत ज्यादा। इसमें देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, आपको फिर से लिखना होगा साइज ऑफ, यहाँ पर लिखना होगा 4.5 आइटम। तो ये जो है ना ही 4 है पूरी तरीके से और ना ही 5 है, तो हमें इस तरीके से लिखना है साइज ऑफ 4.5 आइटम इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले हम लोग कर लेंगे कौन सा आइटम, फोर्थ आइटम, तो यहाँ पर लिख दीजिए फोर्थ आइटम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिफ्थ आइटम, क्योंकि ना ये 4 है ना ये 5 है, तो दोनों आइटम को हमने जोड़ दिया। और क्या करना है, क्योंकि 2 आइटम जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग भी कर देंगे हम इसको। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ आइटम का वैल्यू कितना है, वैल्यू कितना है फोर्थ आइटम का, काउंट किधर से भी कर सकते हो, इधर से भी और इधर से भी। फिर से कह रहे हैं, तो यहाँ पर देखो पहला जो नंबर है वो 13 है, हमें जाना है फोर्थ पर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथी संख्या कौन सा है, 18, जोड़ दीजिए। उसके बाद फिफ्थ आइटम को देखना है, तो फोर्थ अगर आइटम ये है तो फिफ्थ आइटम ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 और 19 दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देख लीजिए 37 हो जा रहा है ना, 37 हो जाएगा ये, और 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 18.5, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपका तरीका होगा, मतलब कि अगर जो है वो पॉइंट में आता है तभी आप इस तरीके के फॉर्मूले यूज करेंगे, अन्यथा आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दिखा देते हैं, एड ऑन कर सकते हैं सर यहाँ से पेज। चलिए अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये संख्या हमने देखा कि किस तरीके से जो है पॉइंट में आ गया था, अब हमें अगर कुछ ऐसा करना हो तो यहाँ पर हम चेंजेस कैसे ला सकते हैं दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि x आपका दिया हुआ है ऐसे करके, जिसमें की है 10, ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले देखिए 1 2 3 4 5 6, एक और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 70 है। अब ऐसी स्थिति में जब आपका ये सम में जा रहा है, पहले ही देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, विषम में जा रहा नहीं, सॉरी, तो सम में कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए हमें जो पहले तो सजाना पड़ता, लेकिन ये चूंकि सजाया हुआ है तो सीधा हम जो इसको कैलकुलेट करते हैं, m इक्वल टू साइज ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई कितना, 12th आइटम, ठीक है, 12th आइटम। तो यहां से देखिएगा हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, साइज ऑफ n+1/2th आइटम, मतलब n कितना, तो फिर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पर 7 हो जाएगा +1 बाई कितना हो जाएगा 12th आइटम, तो ये आपका अच्छा हो गया। अब देखो ध्यान से आगे, यहाँ पर कितना आ रहा है, 7+1 मतलब 8/4। अब 8/4 का मतलब ही क्या है, 8/4 का मतलब सेकेंड आइटम, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये सेकेंड आ गया। और सेकेंड आइटम हम यहाँ पर देखेंगे, तो सेकेंड आइटम हमारा कौन सा है भाई, ये देख लीजिए कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया 20, है ना। तो ये इस तरीके से आप बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, 7+1/2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 4 से डिवाइड हो गया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, लास्ट केवल एक स्टेप। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसको, थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ से 2 ही भाग करना है, तो सोचिए कि आंसर कैसे होगा सेकेंड वाला। अब देखिए तो हमारा आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, ठीक है, आंसर ये हमारा 20 नहीं होगा, आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, जो कि चौथे पोजीशन पर होगा, यानी कि फोर्थ आइटम होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारा चौथा आइटम ही क्या हो जाएगा, मीडियन, यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मीडियन हमारा कितना हो जाएगा, तो मीडियन हो जाएगा 40, ठीक है, फोर्थ आइटम का मतलब 40। अब ये सही है, तो यहां से देखा कहीं पर भी हमें एक्स्ट्रा वो फॉर्मूला लगाना पड़ा कि दोनों आइटम को जोड़ 2 से भाग करो, ऐसा नहीं आया ना। अगर ये 4.5 आता तो फिर से हमें चौथा आइटम और पांचवा आइटम जोड़ना पड़ता, 2 से भाग देना पड़ता, समझ आ गया होगा। हाँ अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं, खंडित श्रेणी, तो हम लोगों ने व्यक्तिगत श्रेणी देख लिया है, और ये श्रेणी दूसरा है, खंडित श्रेणी का ये क्वेश्चन है। डिस्क्रीट सीरीज या फिर खंडित श्रेणी हम लोग कहते किसको है, जिसमें कि वैल्यू भी दिया हो, यानी कि संख्या भी दिया है,
और साथ साथ में उसकी आवृत्ति भी यानी कि फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कहते हैं खंडित श्रेणी। यहाँ पर ये चीजें आपको पहले से ही पहचान में होगा। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि मध्यका को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो नीचे लिखा हुआ है। वही काम आपको फिर से कह रहे हैं कि आरोही या अवरोही क्रम में सजा देना, ये तो काम होगा ही। अगर पहले से ऐसा व्यवस्थित नहीं है तब ऐसा करना है। ठीक है, पहले से व्यवस्थित हो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरा क्या है कि ये चीजें सजाने के बाद संचयी आवृत्तियां तैयार करना है, जिसको हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर संचयी बारंबारता, संचयी आवृत्ति क्या होता है आगे अभी देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तब। ठीक, उसके बाद आप सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। कौन सा सूत्र लगेगा, जो आपको हम पहले भी बता रहे हैं कि साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम इस्तेमाल करना है। तो इससे पोजीशन आपको पता चल जाएगा कि वो आंसर हमारा कहां पर असल में छुपा हुआ है। इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन को रखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डेटा इसमें चूंकि हम लोगों को क्या क्या लेना होगा, सबसे पहले हमें लेना होगा क्या, x, और उसके साथ में f भी लेना होगा ना। चलिए ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। x का मतलब हम ले लेते हैं 10, इसी प्रकार से 20, 30, 40 और 50, ज्यादा लंबा नहीं लेते, सिर्फ मेथड्स पकड़ने हैं आपको, है ना। f का मतलब मान लेते हैं 2, 3, 5, 1 और यहाँ पर मान लेते हैं 4, ऐसा कुछ। तो हम CF अब तैयार कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन ही दिया रहेगा। क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि निम्न समंकों से क्या निकालना है, माध्य का निकालना है। तो आप समझ जाइए कि इसमें x भी है और f भी, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक खंडित श्रेणी या फिर डिस्क्रीट सीरीज हो गया। तो अब आप जब कैलकुलेट करोगे ना तो क्या क्या चीजें लिखोगे, सो ध्यान दीजिए, इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर CF रेडी करेंगे, इसके लिए CF तैयार करेंगे। अच्छा हाँ, देख लीजिएगा कि आंकड़ा सजाया हुआ है या नहीं, है ना, पहला काम तो यही होता है। तो चूंकि आंकड़ा सजाया हुआ है इसलिए हमें यहाँ पर सजाने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा CF बना रहे हैं। तो देखिए पहले जो फ्रीक्वेंसी लिखा है उसको हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, जैसा है वैसा ही। अब 2 और 3 को जोड़िए, यानी कि दोनों फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे। पहले तो एक अकेला था, अब दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर चूंकि तीनों आवृत्तियों को जोड़ेंगे तो यहाँ तक तो जोड़ ही चुके हैं 5 ना, तो सीधा 5 में से 5 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका 10। अब चूंकि यहाँ तीनों तक जोड़ चुके हैं 10 आ गया है, तो 10 में से सीधा 11 जोड़ दो, सॉरी 1 जोड़ दो, तो 11 हो जाएगा। 11 में से 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 15। यानी कि आप इसको जोड़ोगे तो भी 15 आएगा और लास्ट में भी कितना आया है, 15 आया है। अब आपको क्या काम करना है, वही सूत्र प्रयोग करना है जो आपको बार बार हम कह रहे हैं, ये वाला जो लिखा हुआ है आपका, है ना। तो यहां से आपको जो है वो क्या करना है, यही फॉर्मूले से हम ले लेते हैं आगे प्रोसीजर, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां से देखिए ध्यान से, साइज ऑफ n का मतलब कितना है। अब n का मतलब ये वाला काउंट मत करके लिखना, 5 मत लिखना, फिर से कह रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसा मत कर देना। यहाँ पर जो अब n है ना उसका मतलब यहां से लिया जाएगा। देखो मतलब कि आप इसको कह सकते हो इस प्रकार से, सिग्मा f इक्वल टू क्या होता है, n होता है। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये वाला 15 लिखा जाएगा यहाँ पे, यानी कि n के जगह पर, क्योंकि ये खंडित श्रेणी है। फ्रीक्वेंसी वाला जोड़ना होता है ना कि इसको काउंट करना होता है, समझ गए। तो यहाँ पर 15 हमने लिखा प्लस 1/2th आइटम। अब ये चीजें चूंकि हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टेप कितना हो जाएगा, जोड़ करके 16 हो गया, 16 को 2 से भाग देंगे तो हमारा ये कंप्लीट आ चुका है। आंसर कितना, आंसर नहीं बल्कि ये पोजीशन बता चुका है कि 8th आइटम होगा। अब ये 8th आइटम कहाँ ढूंढोगे, ऐसे करके कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये 8th आइटम आप कहाँ ढूंढोगे, CF में जाओगे। कहाँ जाओगे, CF में, यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो देखिए कौन सी वैल्यू जो 8 के या तो बराबर है या फिर 8 से ज्यादा है इसमें से, तो वो है हमारा संख्या 10, है ना। क्योंकि 8 2 के अंदर आ सकता है नहीं ना, 5 के अंदर आ सकता है नहीं, 10 के अंदर आ सकता है पहली बार।
ये मत कहना कि बाकियों में भी आ रहा है। तो पहले इधर से ऊपर से काउंट करते आना है, ऊपर से देखते आना है। तो 10 में हमारा जो है 8 को समाहित हो सकता है, शामिल हो सकता है। तो ये जो है ना CF आपको इंडिकेट करेगा कि जस्ट इस CF के सामने जो अंक है वही हमारा क्या है, आंसर है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए बीचों बीच में फिट है। ठीक है, तो यहां से आपको ये पोजीशन बताता है कि हमारा आंसर एक्चुअल में होने कौन वाला है। ठीक है, कौन सा आंसर हमारा होगा वो यही बताता है। तो 8 आपको कहाँ लाइज करवाना है, CF में। देखना है कि या तो 8 के बराबर CF में होना चाहिए पहली संख्या, कोई सा भी आने ऊपर से, या फिर ये संख्या जो है लिखा हुआ है इसकी तुलना में यहाँ पर ऊपर से देखते हैं ना, कोई संख्या जो बड़ी होगी उसी में सामने चले जाना x में, वही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहें, लिखेंगे कि 8 आइटम, ठीक है, लाइज ऑन, किस पर लाइज कर रहा है, लाइज ऑन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10। ठीक है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 10। हेंस यानी कि अतः, अतः हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा रुकिएगा, हेंस। ठीक है, हेंस क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू, यानी कि मध्य का यहाँ पर कितना हो जाने वाला है, 30 हो जाएगा, है ना। लीजिए, हो गया, हो गया ना आंसर। अब हम लोग यहाँ से जो है वो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा मेथड, तो यहां से हम लोग मेथड वो ले लेते हैं अब कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। तो यहां से हम लोग कर लेते हैं इसका कॉन्टिन्यूअस सीरीज। देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सतत श्रेणी। ठीक है, अब इसमें एक बात आपको तो ध्यान रखना होगा कि पहली चीज सतत श्रेणी बनता कैसे है। इसके लिए हमें जरूरत क्या होता है, देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम वर्ग, जिसको क्लास इंटरवल भी बोल सकते हो, वर्ग अंतराल भी कह सकते हो। तो मान करके चल रहे हैं हम यहाँ पर कितना, 10 से 20। ठीक है, इसी तरीके से 20 से 30, फिर कितना है 30 से 40, फिर 40 से 50। ठीक है, फिर 50 से 60, इस तरीके से जितना दूर ले जाना चाहे जा सकते हैं। अब उसके लिए हमें फिर आवृत्ति भी लिखना होगा। ठीक है, यानी कि जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या फिर शॉर्ट में एफ कहते हैं। अब यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, कुछ भी संख्या आप ले लीजिए अपने मन से कि इन संख्याओं के बीच में बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, जैसे 11, 12, 13, 15, कुछ भी ऐसा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उन संख्याओं का यहाँ पर योग है कितना, 3 केवल, यानी कि 3 ऐसी संख्या है जो 10 से 20 के बीच में आ रहा है। फिर यहाँ पर मान लेते हैं 2, यहाँ पर 5, फिर 4, फिर 1, ऐसा कुछ भी ले लिया हमने। अब अगर हम CF यहाँ पर रेडी करें तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है एज इट इज लिख देना है, जैसा है वैसा ही। उसके बाद दोनों आवृत्ति को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5, यहाँ पर लिख दीजिए 5, और सीधा यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 10। 10 को 4 से जोड़ दीजिए 14, और एक यहाँ पर और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 15। अब इसमें जो है ना थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो आपने व्यक्तिगत श्रेणी में इस्तेमाल किया था फॉर्मूला n+1 करके डिवाइडेड बाय 2, वो यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, यही चीज तो आपको ध्यान रखना है इसमें मेनली। और यहाँ पर ये जो अभी बता रहे हैं इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आता ही है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम कैलकुलेट करे रहे। आगे देखो, हम लिखेंगे क्या, m इक्वल टू साइज ऑफ, यहाँ पर जो हम लोग n+1 कर रहे थे अब सीधा लिखेंगे हम लोग n/2, यहाँ पर 1 ऐड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज की हम बात कर रहे हैं। तो साइज हमारा जो है यहाँ पर साइज ऑफ n का मतलब कितना हो जाएगा, फिर से हम कह रहे हैं कि n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके जो आया। तो यहाँ पर देख लीजिए 15 आ रहा था ना, तो आप इस चीज को यहाँ पर रखोगे, कितना 15, 15 को 2 से भाग दे दो अब, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए आंसर आपका यहाँ पर आ रहा है 7.5, यानी कि 7.5 आइटम आप इसको कह लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि 7.5 आइटम आया है, ये इसको कहां पर ढूंढोगे, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना होता है। तो 7.5 आइटम है ना, क्या ये वैल्यू 3 के अंदर आएगा, नहीं। क्या ये वैल्यू 5 के अंदर आएगा, नहीं। 10 के अंदर आएगा ना। तो इसके सामने चले जाइए,
तो यहाँ पर एक हमें वर्ग दिखाई दे रहा है ना, कौन सा वर्ग है, कौन सा वर्ग है, यहाँ पर देखिए वो वर्ग हमारा है 30 से 40। किसके सामने हम देख रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए 7.5 आपको देखना होगा कि CF के अंदर, कौन से CF के अंदर में आ रहा है, तो 10 के अंदर आ रहा है, और 10 के सामने वाले वर्ग में चले जाइए तो क्या मिल रहा है, 30 से 40 मिल रहा है, यही बात है। आपको देखिए यहाँ पर लाइन बाय लाइन कैसे लिखना है, हम लिखेंगे 7.5 आइटम, ठीक है, 7.5 आइटम लाइज करता है ना, लाइज लिखेंगे, लाइज ऑन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना 10, है ना, एंड क्या लिखेंगे, इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति यानी कि इट्स फ्रीक्वेंसी या फिर इसकी आवृत्ति कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है आपका, यहां पर देख लीजिए 5 बता दीजिए, एंड क्लास इंटरवल यानी कि CI आप बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, CI इक्वल टू कितना है, 30 से 40 है, 30 माइनस 40 मत कहना इसको, 30 से 40 है ये। अब हमें यहाँ पर जो भी डेटा मिल चुका है कैलकुलेट करने के बाद उसको एक बार हम नोट करेंगे, देखिएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला अलग यूज होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला, सबसे पहले m इक्वल टू हो जाएगा L1, अच्छा हम डेटा लिख देते हैं पहले, ठीक है ना, ज्यादा आसानी होगी समझने में। तो यहाँ से हम L1 का मतलब क्या समझेंगे हम, कि जो क्लास इंटरवल लाइज किया था ना 30 से 40, उसमें से छोटी संख्या कौन सा है 30, बड़ी संख्या 40, तो जो बड़ी संख्या है वो हमारा हो जाएगा L1। उसके बाद L2 हमारा कितना हो जाएगा, जो छोटी सी संख्या है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ अंतर भी है जिसको हम इंटरवल कहते हैं, तो अंतराल कहते हैं हिंदी में, तो इसको हम लिखेंगे L2 माइनस L1। तो L2 का मतलब है 30, L2 का मतलब कितना है 30, और L1 का मतलब कितना हो गया 40, दोनों के बीच का अंतर कितना है 10, अंतर से विशेष मतलब होता है हमें, तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप L1 माइनस L2 भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर उल्टा भी ले लेते हैं इसको, यहाँ पर देखिए हमें क्या लेना है L1 माइनस L2, यानी कि L1 का मतलब बड़ा वैल्यू 40 है, यहाँ पर कितना है 30 है, वैसे हमें डिफरेंस से मतलब होता है, यहाँ पर माइनस प्लस से मतलब नहीं होता, तब भी वही आ रहा है ना। चलिए अब हम यहाँ पर क्या और भी लेंगे, तो यहाँ पर हमें चाहिए F और CF, तो F हमारा कितना है, तो F हमारा रहने वाला है यहाँ पर देखिए 5, ठीक है, जिस CF में लाइज करता है उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी। लेकिन CF में थोड़ा सा झमेला होता है, CF में क्या होगा, जहां पर लाइज किया है वो आपका CF नहीं होगा, बल्कि जो आपका 5 है ना ये फ्रीक्वेंसी वाला में, थोड़ा सा नीचे इसको हम कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर जो हमने कहा था 5 है ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पर CF ये वाला नहीं लेना है जो कि इसमें लाइज कर रहा था, इसके जस्ट एक ऊपर चले जाइए, और ये कितना है, ये भी आपका 5 है, यानी कि यहाँ पर भी आपको CF 5 मिल गया, और F भी आपका क्या है 5 है, ठीक है। कौन सा CF होता है पता चल गया, जहां लाइज करता है उसके जस्ट एक ऊपर, तो इसको आप लिखोगे क्या, CF इक्वल टू कितना हो गया 5। अब रहा कैलकुलेशन की बात ना, तो कैलकुलेशन देखिएगा कैसे होगा, डेटा तो सारा पता चल चुका है, यहां पर लेते हैं कैलकुलेशन। इसके लिए हमें लिखना होगा क्या, मीडियन का फॉर्मूला m इक्वल टू लिखा जाएगा 1 प्लस क्या लिखा जाएगा n बाई 2th आइटम माइनस हो जाएगा CF डिवाइडेड बाय हो जाएगा F, और इनटू में हो जाएगा यहाँ पर I। तो सबसे पहले L1 कितना है 40 है ना, 40 रख दीजिए, उसके बाद क्या है n/2, n/2 की हमें जरूरत पड़ रहा है तो इसका भी डेटा हम यहाँ पर लिख देते हैं, n/2 जो हमारा आया था वो 7.5 आया था, बिल्कुल, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 7.5, माइनस में CF कितना है, CF आप देखोगे 5 है, ठीक है, उसके बाद F भी आपका 5 है, इंटू में I का मतलब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10, तो वही 10 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे हमारा जो प्रोसीजर होगा तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, आगे में हमारा जो है कैलकुलेशन कैसे होगा, अब तो कर लोगे,
यहाँ पर पूछ गया 40 और यहाँ पर हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू में कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर देखिएगा 40 प्लस में यहाँ पर देखिए ये जो है 2 से कट जा रहा है, तो यहाँ पर सीधा आप कर दीजिए 5 आएगा, है ना। 2.5 को 2 से मल्टीपल कर रहे हैं तो आंसर आपका हो जाएगा 45। तो इस तरीके से आपको जो है वो कैलकुलेट करना है और यही जो आपका आया है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे मीडियन बोलेंगे, मीडियन या फिर मध्य का, है ना, मीडियन कहेंगे इसको। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो आज हमने जितना भी आपको चीजें करवा दिया है शुरुआत से लेकर के अंत तक अभी, है ना, ये सब सारी चीजें आप पीडीएफ के तौर पर पा सकते हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ करके। और चूंकि ये डे 1 है, इसके बाद हम लोग फिर से एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं और बाकी भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेजर 5 का वो हम आपको करवा रहे हैं सेमेस्टर 3 के लिए। तो अपने फ्रेंड्स के बीच में भी ये वीडियो जरूर से जरूर साझा कर दीजिए। जितना ज्यादा आप लोग चैनल के ऊपर में जो है वो सपोर्ट बनाते हैं, जितना ज्यादा आप लोग चीजें देखते हैं, तो हमें भी पता चलता है कि हाँ भाई इस चीज की डिमांड हो रही है, इस चीज की जरूरत है आपको, और वो चीजें हम लेकर के आ पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आपको हेल्पफुल हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। बाकी कई सारे टीचर्स जेएच एग्जाम्पलेक्स यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट का जो है वो वीडियो अपडेट पहले से ही दिया जा चुका है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाकर के जरूर चेकआउट करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। ठीक है, आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे हम अगली वीडियो अपडेट के साथ जिसमें कि और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, जय हिंद।